हेलो नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको लेकर चलता हूं क्लास 12th वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 5 अंक की प्रश्न, जो आपको मार्च 2023 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। मैं आपको संपूर्ण किताब से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है, मौसम तथा जलवायु में अंतर बताइए। मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट है, लिखेंगे अपन आंसर में, मौसम और जलवायु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर एक साइड मौसम, दूसरी साइड जलवायु। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की जो अल्पकालीन अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहते हैं। इधर जलवायु, मौसम की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय अवस्था को जलवायु कहते हैं। तो किसी समय पर जो मौसम की दीर्घकालीन औसत अवस्था होती है उसे जलवायु कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। इसमें पॉइंट नंबर 2 है, मौसम अल्पकालीन होता है। मौसम होता है वो कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। जलवायु दीर्घकालीन होता है। जलवायु दीर्घकालीन होता है। नंबर 3, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है और जलवायु का अध्ययन होता है वो जलवायु विज्ञान कहलाता है। आपको ये 3 पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, यह है वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है। मौसम होता है, जो मौसम है, मौसम जो कि वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था होती है उसे दर्शाता है। और इधर जलवायु है, यह वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाता है। किसको? दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाता है। नंबर 5, कृषि संबंधी कार्य होते हैं वो मौसम पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई भी कार्य है कृषि से संबंधित, वो किस पर निर्भर करता है? मौसम पर। उसी प्रकार से फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। फसलें होती हैं वो किसके आधार पर होती हैं? जलवायु के आधार पर। फसलें हमेशा जलवायु के आधार पर की जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ये हमारा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से बनी रहे। और इस लिंक को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, जिससे उनकी भी पढ़ाई इसी तरीके से बनी रहे। प्रश्न नंबर 5 अंकीय दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 अंकीय प्रश्न नंबर दूसरा है, इसको लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है अपना दूसरा, प्रश्न नंबर 2, भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारतीय वर्षा होती है उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 है, भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपन इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है। भारत में जो वर्षा की मात्रा वो कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है। भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है। कभी कभी औसत से अधिक वर्षा होती है, जिसे बाढ़ कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्षा औसत से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नंबर 2, भारत में मानसून वर्षा का प्रारंभ कभी जल्दी तो कभी देर से होता है। जो भारतीय वर्षा होती है उसमें मानसून का प्रारंभ तो कभी तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी देर से भी हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 2, 5 अंक का प्रश्न आ रहा है पेपर में। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। भारत में वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। जो भारत है ना, इंडिया है ना, इसमें जो वर्षा का लगभग जो भाग होता है वो लगभग 75% है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। नंबर 4, भारत में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे मृदा कटाव अधिक होता है।
जो भारत है, भारत में वर्षा है वो मूसलाधार होती है, तेजी से बरसती है, और तेजी से बरसने से जो मूसलाधार वर्षा होगी तो मृदा का कटाव है वो अधिक होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पानी चलता है, बरसता है पानी, तो जैसे पानी बरसते बरसते अपनी ज़मीन पर इस तरीके से गिरता है, मूसल तरीके से गिरता है, प्रेशर के साथ गिरता है, जिससे वो मिट्टी है वो कट जाती है, मृदा कटाव होता है, अधिक होता है मृदा कटाव। नंबर 5, भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भारत में जो वर्षा है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कैसे होती है, तो कम होती चली जाती है। RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद इसी का जो 5 अंक की प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ आपको लेके। तीसरा प्रश्न कौन सा है इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा ये, परासरण एवं विसरण से आप क्या समझते हैं, परासरण क्रिया का महत्व बताइए। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि परासरण एवं विसरण, परासरण के इसमें परिभाषा भी आ रही है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कि परासरण का जो महत्व है, ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में, पिछले पेपर में यही प्रश्न अच्छा है कि परासरण क्रिया का महत्व। जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली में से अलग रखा जाता है, जब विलयन होता है, विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग रखा जाता है, अलग रखा जाता है तो क्या होता है, तो विलायक की ओर गति करने लगता है। तो वह क्या होता है, विलायक की ओर गति करने लगता है। इसी को परासरण कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब ये आप इसमें जो प्रश्न पूछा गया था ये इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा कि परासरण क्रिया का महत्व लिखिए, परासरण क्रिया का महत्व लिखिए। देखते हैं परासरण क्रिया का महत्व। परासरण क्रिया का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, परासरण क्रिया द्वारा ही जल कोशिकाओं में प्रवेश करता है। परासरण की क्रिया के द्वारा ही जल है जो जल कोशिकाओं में अंदर जाता है, जल कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। नंबर 2, परासरण क्रिया के द्वारा ही मूल रोम भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। परासरण की क्रिया होती है उसी के द्वारा, जो मूल रोम होते हैं जो कि जल का अवशोषण करते हैं। नंबर 3, पत्तियों में स्टोमेटा का खुलना या बंद होना परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जो खुलते हैं या बंद होते हैं वो किसी क्रिया पर निर्भर करता है, वो परासरण की क्रिया पर ही निर्भर करता है। नंबर 4, छुई मुई पत्तियों का मुरझाना। छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ होता है उसकी पत्तियां होती हैं, उनका मुरझाना भी किस पर निर्भर करता है, परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। छुई मुई पत्तियों का मुरझाना भी परासरण क्रिया पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 4 है, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसको देखते हैं। परासरण एवं विसरण एवं परासरण में कोई 5 अंतर लिखिए। विसरण और परासरण में कोई 5 अंतर लिखिए। तो देखते हैं अपन, जैसे प्रश्न ये पेपर में आता है तो अपन लिखेंगे इसे, विसरण एवं परासरण में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। जो विसरण की क्रिया है जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। और इधर देखते हैं परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था और उसके विलयन में होती है। परासरण की क्रिया वो कहाँ पे होती है, द्रव अवस्था और उसका विलयन होता है, उसमें परासरण की क्रिया होती है। नंबर 2, इस क्रिया में विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है।
पॉइंट नंबर 3, विसरण गैसों का एक गुण होता है। विसरण की क्रिया जो गैसों का एक क्या है, गुण है। परासरण विलयनों का एक गुण होता है। परासरण होता है वो विलयनों का एक गुण होता है। नंबर 4, विसरण क्रिया में विलायक और विलय विपरीत दिशा में गति करते हैं। जो विसरण की क्रिया होती है उसमें उसके जो विलायक और विलय होता है वो विपरीत दिशा में गति करते हैं, जबकि परासरण में एक ही दिशा में कड़ी गति करते हैं। परासरण क्रिया होती है जिसमें जो कण होते हैं वो एक ही दिशा में गति करते हैं। नंबर 5, इस क्रिया में पदार्थ के कण अधिक से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जो पराविसरण क्रिया है इसमें पदार्थ के कण होते हैं वो अधिक से कम की ओर जाते हैं, जबकि इस क्रिया में जो जल के अणु होते हैं वो बहाव पतले से गाढ़े की ओर होता है। इसमें बहाव होता है वो पतले से गाढ़े की ओर होता है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 अच्छा प्रश्न है। मौसम एवं ऋतु में अंतर बताइए। मौसम एवं ऋतु में अंतर बताइए। तो मौसम एवं ऋतु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर वहाँ पे जब चेक करेंगी, कॉपी चेक होती है तो चेक करने वाला जो टीचर है वो देखता है कि बच्चे ने किस तरीके से इस प्रश्न को लिखा हुआ है कि मौसम एवं जलवायु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। उसको पता चलता है बच्चे कुछ टैलेंटेड है, बच्चा कुछ होशियार है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन तो वो आपकी कॉपी को चेक करेगा, उसको नंबर पूरे के पूरे देगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, मौसम एवं ऋतु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। कोई भी अंतर हो इस बात को आप लिखोगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे वो अच्छा लगेगा, उसमें शोभा अच्छी होगी और वो पढ़ने में भी उसमें कुछ बातें छुपी होंगी। तो इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तरों को इस तरीके से लिखें। मौसम एवं ऋतु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इसमें अंतर देखते हैं कि कौन कौन से अंतर हैं इसमें। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था मौसम कहलाती है। किसी विशेष समय पर जो वायुमंडल की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। और ऋतु बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। बहुत दिनों की जो मौसम संबंधी घटना होती है उसके सार को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। नंबर 2, मौसम सदैव अस्थायी होता है। मौसम कैसा होता है, अस्थायी होता है। ऋतु के अंतर्गत मौसम काफ़ी समय तक स्थायी रहता है। ऋतु के अंतर्गत मौसम है जो काफ़ी समय तक स्थायी रहता है। नंबर 3, मौसम ऋतु का एक आंशिक भाग होता है। मौसम है जो ऋतु का एक कैसा भाग होता है, आंशिक भाग होता है। यह काफ़ी दिनों के एक से मौसम का योग होता है। यह काफ़ी दिनों के एक से मौसम का क्या होता है, योग होता है। नंबर 4, मौसम वातावरण की घटनाओं पर निर्भर करता है। मौसम होता है, मौसम किसकी, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो घटना है उस पर निर्भर करता है, जबकि ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। ऋतु है वो किस पर निर्भर करती है, पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर इसी तरीके से बनी रहे। तो मैं आपको अंतिम प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं, और इसके बाद जो प्रश्न इसमें होंगे और भी प्रश्न 5 नंबर के आएंगे, उन प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान वेधशालाओं में आवश्यक कोई 5 उपकरणों के नाम लिखिए। मौसम विज्ञान वेधशाला होती है उसमें आवश्यक कोई 5 उपकरणों के नाम लिखने हैं। इसमें मैं आपको 10 उपकरणों के नाम बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई 10 ही सभी को याद कर लीजिए, जितने पूछें पेपर में उतने आप लिख देना। ठीक है, आंसर देखते हैं कि मौसम विज्ञान वेधशालाओं में आवश्यक उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्षा मापी। नंबर 2, वायु सूचक। नंबर 3, वायु दाब मापी। नंबर 4, सूर्य प्रकाश मापक। नंबर 5, मृदा ताप मापी। नंबर 6, अधिकतम
एवं न्यूनतम तापमापी, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी। नंबर 7 सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। मैंने आपको वेधशालाओं के 7 नाम बताए हुए हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्टार्च तथा चीनी का अणुसूत्र लिखते हुए स्टार्च के उपयोग बताइए। आंसर देखते हैं। स्टार्च का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O5 का होल एन होता है। स्टार्च का अणुसूत्र क्या होता है? C6H5OH का होल एन। एवं चीनी का अणुसूत्र होता है C12C12H22O11 होता है चीनी का अणुसूत्र। इसमें देखते हैं स्टार्च की जो यूज है, उपयोग कहाँ करते हैं। नंबर 1, स्टार्च हमारे भोजन का प्रमुख अंग होता है। यह हमारे भोजन का प्रमुख अंग होता है। नंबर 2, यह ग्लूकोज तथा इथाइल एल्कोहल बनाने में काम आता है। ग्लूकोज है और इथाइल एल्कोहल बनाने में काम आता है। नंबर 3, स्टार्च का उपयोग अच्छी किस्म का गोंद बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग, स्टार्च का उपयोग है, जो अच्छी किस्म का गोंद होते हैं, गोंद बनाए जाते हैं, गम बनाए जाते हैं, उसको बनाने में भी स्टार्च का यूज किया जाता है। नंबर 4, स्टार्च का उपयोग कागज उद्योग में पूरक की तरह किया जाता है। स्टार्च का उपयोग किसमें? कागज उद्योग में पूरक की तरह किया जाता है। नंबर 5, स्टार्च प्रयोगशाला में सूचक की तरह कार्य करता है। प्रयोगशाला में भी यह सूचक की तरह कार्य करता है। नंबर 6, स्टार्च एसीटेट का उपयोग मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। स्टार्च एसीटेट होता है, इसका उपयोग मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। विद्यार्थियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको जो भी क्वेश्चन 6 प्रश्न बताए हुए हैं, इसके बाद मैं आपको अगले प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में PCMB के जो नेक्स्ट 5 अंक की प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आप देख लीजिए। तब तक के लिए, अभी तक आपने ये हमारा RS स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आता हूं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा जा रहा हूं। जो 5 अंक की प्रश्न है PCMB में, आपको वार्षिक जो आपकी जो एग्ज़ाम होगा मार्च में, उसमें आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।